बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों जो व्यावसायिक सांख्यिकी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्गांतरानुसार वर्गीकरण की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी अध्ययन के अंतर्गत एकत्रित समंकों का वर्गांतरों के आधार पर संख्यात्मक वर्गीकरण करने हेतु निम्न अवस्थाओं से गुजरना होता है और वो अवस्थाएं जो है वो निम्नानुसार हैं। यानी वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें पहला है वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण, असर्टेनमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। संग्रहित तथ्यों को वर्गांतर अनुसार वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम हमें वर्गों की उपयुक्त संख्या का निर्धारण करना होता है। वैसे वर्गांतरों की संख्या कोई निश्चित नियम नहीं है, विवेक से वर्ग बना लिए जाते हैं। यानी अपने विवेक से एकत्रित सामग्री को इतने वर्गों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए जिससे कि सभी तथ्यों के महत्वपूर्ण लक्षण स्पष्ट हो जाए और उनसे अधिकाधिक जानकारी मिल सके। इसके अलावा वर्गों की संख्या ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, अन्यथा अधिक वर्ग होने पर कुछ ऐसे वर्ग बन जाएंगे जिसमें एक भी आवर्ती नहीं आए और कम वर्ग होने पर उसमें आवर्तियों का अत्यधिक जमाव हो जाता है। इससे समंकों की मूल विशेषता छिप जाती है। या हम एक काम कर सकते हैं कि इससे प्रोफेसर स्टर्जेस ने वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण करने हेतु एक सूत्र दिया है। तो प्रोफेसर स्टर्जेस के नियम, रूल ऑफ स्टर्जेस का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसमें हमें वर्गों की संख्या का निर्धारण का पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके जो स्क्रीन पे नोट्स है उसमें दे रखा है, स्मॉल n बराबर 1 + 3.322 log n। यहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ क्लास यानी कितने वर्ग बनेंगे, हमें वर्ग बने आंसर आएगा, एंड n बराबर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। इसके अलावा 1 दे रखा है। इसके अलावा 3.322 का लॉग हमें निकालना होगा। लॉग निकालने के लिए लॉग सारणी, जो लोगारिथम टेबल्स है जो आपकी किताब में पीछे पीछे दे रखी होती है, उसका हम उपयोग करेंगे। लॉग निकालेंगे हम। लॉग जो है यानी लॉग सारणी में के अनुसार ही आपको लॉग निकालना होगा। यानी यहाँ 32 का लॉग जो है वो देखना होगा। और लॉग निकालने के अलग नियम हैं, तो आगे जब इसका और संबंधित जब वो आएगा बिंदु, तब हम आपको लॉग निकालने के बारे में विस्तार से और बता देंगे। वैसे यहाँ पर लॉग निकालने के संक्षिप्त रूप से मैं बता देता हूँ। 2 है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा 2 निकाला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी n-1 फार्मूला लागू होता है उसमें। n-1 n का मतलब यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, टोटल n कितना है हमारे यहाँ पे। तो n आइटम, जैसा कि log n लिखा है, तो log n में जितनी भी संख्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं जिनका हमें log निकालना है, तो वो उसमें कितनी संख्या दे रखी है उतनी संख्या में से हम n-1 करेंगे। यानी उतनी संख्या को n मानते हुए -1 करेंगे, फिर उसका हमें मैंटिसा पे देखना होगा। तो जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो दे रखा है 32 का लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने के n-1 यानी 32 यानी 2 संख्या है, 1 और 2, 2 और 3 जो दे रखी है वो, तो 2 - 1 बराबर 1। तो पूर्णांश जो यहाँ पर होगा 1 पॉइंट। अब 32 का जो लॉग है वो वैल्यू जो है वो हम टेबल में देखेंगे। तो लॉग सारणी में हम 32 को 0 पे देखेंगे। देखने पर जो है 5051 आता है। तो 32 का जो लॉग होगा
ये जो 50-51 आया ये मेंटिसा होता है, दशमलवांश होता है, जिसको हिंदी में दशमलवांश कहते हैं। तो अब 32 का जो log होगा 1.5051 होगा। तो यानी इस प्रकार से आपको log n निकालना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3.322 से, तब उसमें 1 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा n यानी नंबर ऑफ क्लासेज यानी वर्ग कितने होंगे उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है वर्ग विस्तार का निर्धारण। वर्ग विस्तार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। वर्गांतरों की संख्या निर्धारित कर लेने के पश्चात हमें वर्ग विस्तार यानी आई इंटरवल तय करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न वर्ग समूह के न्यूनतम मूल्य L1 एवं अधिकतम मूल्य L2 वर्ग विस्तार पर ही निर्भर करेगा। तो इसमें आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको दे रखा है L माइनस एस अपॉन एन। L मीन्स जो हमने डाटा एकत्रित किए उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, L इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू, एंड S यानी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा मूल्य। L लार्जेस्ट सबसे बड़ा मूल्य और S स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मूल्य। और N यानी नंबर ऑफ क्लास जो अपन ने ऊपर निकाल चुके हैं फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो ये हम निकालें तो N से डिवाइड कर देंगे। तो जो पूरा स्टर्जेस का जो रूल है वो इस प्रकार से आपका बनता है। स्टर्जेस का I इज इक्वल टू इन ब्रैकेट L माइनस एस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस 3.3232 log n। इसके पश्चात स्टर्जेस का वर्ग विस्तार नियम से हमें जो है यही सूत्र उपयोग में लेते हुए हमें जो है आई का कैलकुलेशन ज्ञात हो जाएगा। आई निकालने के पश्चात वर्ग समूह की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का निर्धारण होता है। सबसे छोटे मूल्य से प्रथम वर्ग हम प्रारंभ करते हैं और सबसे बड़े मूल्य पर अंतिम वर्ग समाप्त किया जाता है। यानी सबसे छोटा मूल्य हम लेंगे, वहाँ उसमें आई जोड़ते हुए हमारे पास पहला वर्ग आ जाएगा और पहले वर्ग के बाद अगला वर्ग की जो निचली सीमा है वो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, उसी को हम अगले वर्ग की निचली सीमा मानेंगे। फिर इसमें आई जोड़ करके यानी इंटरवल जोड़ के हम ऊपरी सीमा ज्ञात कर लेंगे और इसी प्रकार से हम जो है जो सबसे बड़ा मूल्य है वहाँ तक जाते हुए हम जो है सारे वर्ग बना लेंगे। और वर्ग बना लेने के पश्चात बारंबारता चिन्ह देते हुए प्रत्येक मूल्य जो जिस वर्ग में आ रहा है उस वर्ग में डालते हुए हम जो है आवर्ती वितरण को तैयार कर लेंगे। तो चौथा काम जो होगा हमारे पास वो आवर्ती वितरण का होगा। और वो टेली बार, जब हमारे पास वर्गों की संख्या का निर्धारण हो जाता है, वर्गांतर का निर्धारण हो जाता है, तो हम आसानी से हम एक आवर्ती वितरण की संरचना या निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये जो रूल ऑफ स्टर्जेस, प्रोफेसर स्टर्जेस का जो नियम है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं या अपने विवेक से हम जो है वर्ग बना सकते हैं। लेकिन विवेक के बजाय रूल ऑफ स्टर्जेस का उपयोग करें हैं तो ही हमें फायदा होगा, यानी अच्छा रहेगा हमारे लिए। आगे चलते हैं हम स्टैटिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियां, यानी किसी भी अध्ययन के अंतर्गत सभी एकत्रित और संपादित संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रारूप में विन्यासित कर देने पर उसे सांख्यिकी श्रेणी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि श्रेणियां कैसे बनाई जाती है, अभी पिछले वाले में हमने जस्ट पहले हमने पढ़ा कि वर्गों की संख्या का निर्धारण, वर्ग विस्तार का निर्धारण, उसके पश्चात लोअर लिमिट और अपर लिमिट का निर्धारण और उसके पश्चात आवर्ती वितरण का निर्धारण। ये सब कर लेने के पश्चात जो आवर्ती वितरण बन करके तैयार होता है वो हमारा सांख्यिकी श्रेणी कहा जाता है। अब जो सांख्यिकी श्रेणियाँ होती है यहाँ पर मुख्य तौर पे जो है वो 3 प्रकार की यहाँ बता रखी है कि सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज
में दो प्रकार आपको हमें बता रखे हैं यहाँ पे, अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरा समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, कि वह श्रेणी जिसमें सभी पद मूल्यों को अलग अलग व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, किन्हीं दो या दो से अधिक मूल्यों को एक साथ समूहीकृत नहीं किया जाता, तो ऐसी श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यानी जितने भी डाटा हैं उसको इंडिविजुअली सबको अलग अलग दिखाया जाता है। तो ये व्यवहार में हम यह कह सकते हैं कि जिन श्रेणियों में क्रम संख्या, रोल नंबर, व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, दिन, माह, वर्ष आदि दिए हुए होते हैं, वे सब व्यक्तिगत श्रेणियां ही कहलाती है। जैसा उदाहरण आपके दे रखा है कि 8 परिवारों की मासिक आय, फैमिली दे रखी ए फैमिली, बी फैमिली, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और मंथली इनकम 2500, 4000, 8000, 3000, 3500, 6000, 7000 और 5000 ये मंथली इनकम दे रखी है। तो ये यानी यहाँ पर 8 परिवारों की इनकम दिखाई गई है और सभी परिवारों की इनकम को इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से दिखाया गया है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी मूल्यों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दिखाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से दिखाया जाता है, उनको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में कुल पदों की संख्या यानी कितने पद हैं उनको हम एन, जो कैपिटल एन है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इसमें 8 परिवार हैं तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा खंडित श्रेणी, जब एकत्रित तथ्यों में पद मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो और कोई एक या एक से अधिक मूल्यों की पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार आ रहे हो, तो सभी पद मूल्यों को अलग अलग दिखा करके व्यक्तिगत श्रेणी बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि कई पद बार बार, कई मूल्य अगर बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, या जहां पदों की संख्या अधिक हो, जैसे अभी यहाँ 8 परिवार हैं उनको देखा हमने, अगर हम 80 परिवारों का एक साथ बनाते हैं तो हमारी श्रेणी बहुत लंबी हो जाएगी, व्यक्तिगत रूप से उनको दिखाएंगे तो, और उसमें पदों जो है मूल्य बार बार आएंगे। तो इस दशा में हम जो है खंडित श्रेणी बनाते हैं। खंडित श्रेणी जो है वो बनाई जाती है जिसमें पूर्णांक में चर मूल्य में x वैल्यू रखकर जिनकी पुनरावृत्ति की संख्या को बारंबारता या आवर्ती के रूप में लिखा जाता है। यानी हम x वैल्यू लिख लेंगे और जो मूल्य बार बार आ रहा है उसको टेली बार के माध्यम से दिखाते हुए हम जो है एक श्रेणी का यानी बारंबारता जो है श्रेणी का निर्माण कर लेंगे। तो सारांश रूप में जो परिभाषा इसमें दे रखी आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है कि सारांश रूप में वह श्रेणी जिसमें चर मूल्य वेरिएबल और उनकी बारंबारता या आवर्ती दी हुई होती है, परंतु चर मूल्य एक दूसरे से भिन्न अर्थात खंडित स्वरूप में होते हैं, तो उसे खंडित श्रेणी कहा जाता है। और खंडित श्रेणी में n बराबर आवर्तियों का योग होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि खंडित श्रेणी में एक कॉलम जो होता है, पहला कॉलम x वैल्यूज का होता है और दूसरा f यानी फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पर f जो होता है टोटल ऑफ f इज इक्वल टू n होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो हमारा n कहलाएगा। तो 2 कॉलम होंगे इस श्रेणी के अंतर्गत, x वैल्यूज एंड f यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको हम कहेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है हमारे यहाँ पे अखंडित या सतत श्रेणी, कि जब समग्र में पद मूल्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि सभी मूल्यों को खंडित श्रेणी में भी विकसित किया जाना मुश्किल होता, क्योंकि खंडित श्रेणी में भी आखिर हर मूल्य को तो स्थान देना ही होता है। तो किसी मूल्य की पुनरावृत्ति को रोक करके आवर्ती या बारंबारता में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक यदि न्यूनतम 0 से और अधिकतम 10 हो तो भी क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मूल्य अलग अलग रखे जा सकते हैं। परंतु जब मान लीजिए 0 से 100 अंकों के बीच में अगर विस्तार हो तो प्रत्येक अंक को अलग अलग खंडित स्वरूप से लिख करके अन्य सांख्यिकी गणनाएं करना संभव नहीं होता है और न ही व्यावहारिक होता है। उस दशा में हम एक निश्चित अंतराल पर वर्ग समूह बना दिए जाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
और 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से वर्ग बना दिए जाते हैं। और इस प्रकार के उसी में वर्गों के अंतर्गत जो मूल्य जिस वर्ग में आ रहा है उस वर्ग में रखते हुए उनका हम टैलीबार के माध्यम से उनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वैल्यू जो होगी वो वर्ग के रूप में होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और एफ जो होगी वो आगे जो मूल्य होंगे बारंबारता के आधार पर वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब एक ध्यान रखें कि सतत श्रेणी में भी n बराबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है, और सतत श्रेणी भी दो प्रकार की होती है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव श्रेणी वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक वर्ग समूह की ऊपरी सीमा अपर लिमिट यानी L2 के पद मूल्यों को उसी वर्ग में शामिल नहीं करके अगले समूह में लिया जाता है, इसको हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 मार्क्स दे रखे हैं आपके। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 3, 5, 7, 6, 4। तो जो 0 से 20 है, 20 की वैल्यू जो है वो आगे वाले वर्ग यानी 20 से 40 में शामिल होगी, और 40 जो वैल्यू है मार्क्स हैं वो 40 से 60 वाले वर्ग में जाएगी, और 60 वाला जो मूल्य है वो 60 से 80 में जाए, यानी ऊपरी सीमा जो है वो अगले उसके अंतर्गत वर्ग में शामिल की जाएगी। दूसरा समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी जब सतत श्रेणी में एक वर्ग समूह की ऊपरी सीमा L2 और उसके अगले समूह की निचली सीमा में अंतर होता है, तो S दशा में ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग समूह में शामिल किया जाता है, इसलिए उसे समावेशी श्रेणी के साथ। जैसे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। तो 1 से 5 में 1 से 5 तक के सारी वैल्यूज आएंगे, 6 से 10 में 6 से 10 वाले शामिल होंगे, और 11 से 15, यानी इनमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा में अंतर होता है, एक का अंतर होता है। तो ऐसी श्रेणी को हम समावेशी यानी वो उसी में इंक्लूड होती है जिस वर्ग में होती है, वो मूल्य उसी वर्ग में शामिल होता है जिसमें वह वर्ग बना हुआ है। ऐसी श्रेणी को हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। इन श्रेणियों को आप पढ़ें, इनके और भी स्वरूप हैं बहुत सारे। सतत श्रेणी के अन्य स्वरूप आगे जब भी आएगा इसमें हम और आपको बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो सुने अच्छी तरह और मेरे से संपर्क करें। थैंक यू।